हेलो नमस्कार दोस्तों, डीला जंक्शन में मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं बीएनएस किस की, जो कि है चैप्टर नंबर 28। तो इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारा बीएनएस। जी हाँ, यूट्यूब पे हमारा बीएनएस की जो क्लासेस है वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। बीएनएसएस को करते करते हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 28 पे। टोटल कितने चैप्टर है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत है टोटल चैप्टर 39 और हम कहाँ पे पहुंच गए 28 पे। तो अब लगभग 10-11 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, फिर हमारी बीएनएसएस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अब तक इन सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जाके इन सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। कोई भी जुडिशरी कभी भी अनाउंस हो जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी है जो अनाउंस हो चुकी है, और उसमें कौन से एक्ट्स आ रहे हैं, उसमें न्यू क्रिमिनल एक्ट्स आ रखे हैं जो कि है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि अभी तक हमने एक्ट देखा तक नहीं है, ओपन किए ही नहीं है नए वाले एक्ट्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपना स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार एक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं हमारे लेक्चर्स के साथ में। ठीक है, और जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इनको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ना है। हर किसी व्यक्ति को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि नए एक्ट है तो ऐसा तो है नहीं पुराने लोग भी इसी सिचुएशन पे खड़े हैं और नए वाले भी इसी सिचुएशन पे खड़े हैं, क्योंकि सबके लिए नया है। तो वो जो पहले वाले लोग थे, जो लोग आईपीसी वगैरह कंटिन्यू पढ़ते थे, वो लोग भी इसी स्टेज पे आ गए कि उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और नए वालों के लिए तो जो आईपीसी भी नया था तो बीएनएस भी नया ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको जल्दी से देखना शुरू करना है, फिर इसके एमसीक्यूज वगैरह निकालने हैं, जिससे कि हम कोई भी एग्जाम आने से पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं कि क्या हुआ, नए एक्ट थे तो क्या हो गया, हमने इनको तैयार कर लिया है। चलिए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 28 पे, जो कि है बीएनएसएस का। वही चैप्टर है जो 26 होता है किसके अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम इनको कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो 379 से 391 सेक्शंस होते हैं, जबकि यहाँ पे होते हैं 340 से लेके 352 तक सेक्शंस। किस बारे में बात करते हैं, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में। उपबंध, प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, कहां से कहां तक कवर कर रहा है, जब हम बीएनएस की बात कर रहे हैं, बीएनएसएस की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 379 से 391 तक। ठीक है, बार बार इस पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, कई बार चैप्टर की इंडेक्स पूछ ली जाती है, चैप्टर का नेम पूछ लिया जाता है, चैप्टर का नंबर पूछ लिया जाता है, सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले वाले पॉइंट की। आप जैसा कि जानते हैं, जो लोग मेरे रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं उनको पता है क्या करती हूँ, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करवाती हूँ, मतलब मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करवाती हूँ, तो क्या करती हूँ, उस चैप्टर की एक इंडेक्स मेंटेन कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही। उससे क्या होता है, उससे मुझे पता चल जाता है और बच्चे जो वीडियो देखते हैं उनको भी ये पता चल जाता है कि भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सेक्शन 379 की, तो जो सेक्शन 379 है वो बात करता है सेक्शन 215 है, उसमें जो वर्णित मामले हैं उनमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, अब 215 क्या है, लेकिन जब हम इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम एक बार सेक्शन 215 के ऊपर जाके आएंगे। ठीक है, सेक्शन 380 बोलता है अपील के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के संबंध में जो अपील होगी। फिर सेक्शन 381 बोल रहा है खर्चे का आदेश देने की शक्ति, यानी कि पावर टू ऑर्डर कोस्ट। फिर सेक्शन 382 कहता है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां पे प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, संज्ञान वगैरह लिखता है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। इसके बाद देखिए सेक्शन 383 बात करता है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, समरी ट्रायल वाला। ठीक है, सेक्शन 384 क्या बोल रहा है, अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है, सेक्शन 385 बोलता है जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, तो वहां पे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, मतलब जहां सेक्शन 384 अप्लाई नहीं कर सकते तो वहां पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फिर सेक्शन 386 बोलता है कि जो रजिस्ट्रार होता है, सब रजिस्ट्रार होता है, उनको कब सिविल कोर्ट समझा
जाएगा। कहाँ पे बता रखा है 386। 386 बोलता है कि रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को कब हम सिविल कोर्ट मानेंगे। फिर सेक्शन 387 बोलना है कि भाई माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन हो जाएगा, यानी अक्यूज्ड को जो है ऑफेंडर को क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 388 की। उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्तियों को कारावास या उसकी सुपुर्दगी, मतलब जो व्यक्ति है वो उत्तर देने से मना कर रहा है, आंसर देने से मना कर रहा है, डॉक्यूमेंट पेश करने से मना कर रहा है, तो उन व्यक्तियों को कब कारावास दिया जाएगा, कब उनकी सुपुर्दगी की जाएगी, ये सारे जो प्रोविजन है ये हमको सेक्शन 388 बताता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 389 की। सम्मन के पालन में साक्षी के हाजिर ना होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। यहाँ पे भी कौन सा फॉलो हो रहा है, समरी ट्रायल फॉलो हो रहा है, संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। अब ये बोल रहा है, ये जो सेक्शंस हम पढ़ के आए थे ना, इनके संबंध में दोष सिद्धियों की जो अपीलें होंगी वो कहाँ पे की जाएंगी। और लास्टली जो सेक्शन है 391, वो बोल रहा है कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण ना किया जाना, मतलब ट्रायल कब नहीं की जाएगी, इस बारे में प्रोविजंस बताएगा सेक्शन 391। ठीक है, ये हमने इंडेक्स मेंटेन कर ली। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वाले सेक्शन की। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम कि भाई इस चैप्टर को जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि जब न्यायिक कार्यवाही चलती रहती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग वगैरह चलती रहती है, तो क्या कहा जाता है, साक्षियों को उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए, दस्तावेज वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, और न्यायालय के जो ऑर्डर वगैरह होते हैं उनको फॉलो करने के लिए, ये जो कार्यवाहियां वगैरह फॉलो की जाती है उनके लिए ये वाला चैप्टर बनाया गया है। कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। तो जब हम सबसे पहला वाला सेक्शन देखते हैं तो हमको पता लगता है कि भाई सेक्शन 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। तो अगर आपके पास इसी वक्त अगर आपके पास एक्ट मौजूद है तो आप निकालिए सेक्शन नंबर 215। आप बोलेंगे मैम आप हमको 215 पे क्यों लेके जा रहे हो, तो भाई इसने सामने से खुद ने कहा है कि भाई आप मेरे को पढ़ने से पहले 215 को पढ़ो, क्योंकि मैं जस्ट बोल के चल जाऊंगी कि सेक्शन 215 पढ़ो तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसमें क्या होगा कि भाई सेक्शन 215 में जो वर्णित मामले हैं उनके संबंध में जो प्रक्रिया फॉलो होगी वो हमको बता रहा है सेक्शन 379। ये वही सेक्शन है जो 340 होता है सीआरपीसी में। तो बात करते हैं कि 215 आखिर क्या है। तो लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन, यानी कि प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। तो किसके संबंध में अपराध हो गया, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह पेश किए जाएंगे, और लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए ये वाला अभियोजन चलेगा। ये वाला चैप्टर हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं। तो जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आया ना अंडरलाइन से, या जो भी सेक्शन का जो हेड पॉइंट है अगर उससे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इनको डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार उन लेक्चर्स को जाके गो थ्रू कर लेंगे, अगर आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सेक्शन 215 में मामले थे लोक सेवकों से संबंधित, लोक न्याय के विरुद्ध, उनसे रिलेटेड उनमें डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के संबंध में ये प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पे 4 पॉइंट ऐसे बता क्यों रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हमको एक सेक्शन का आइडिया लग जाता है कि हाँ इसके अंतर्गत 4 पॉइंट आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन आता है कि भाई 21B में क्या कहा गया था, इसके 379(3) में क्या कहा गया था, तो हमें पता ही नहीं होता कि वहां पे 3 था भी या नहीं, है ना। तो उससे क्या होता है हमको आइडिया लग जाता है, अच्छा 4 पॉइंट थे, उसके अंदर सेकंड में ये बताया गया था, फर्स्ट में ये बताया गया था, फोर्थ में ये बताया गया था, थर्ड में ये बताया गया था, इसलिए यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो न्यायालय को लगे कि न्याय हित में सही है कि 215 के 1B में निर्दिष्ट जो अपराध हैं उनकी कार्यवाही में पेश दस्तावेज से उसको लगता है कि जांच हो, और जांच करने के बाद क्या करेगा, जो भी उसको निष्कर्ष दिखता है वो उसको लिखित कर लेगा, अभिलिखित करेगा, और उसका रिटर्न में परिवाद कर सकता है, जो रिस्ट्रिक्शन रखने वाले जेएम फर्स्ट को भेज सकता है, और उसके समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए जो सिक्योरिटी वगैरह होती है, प्रतिभूति वगैरह होती है, वो ले सकता है।
अगर अपराध अजमानती है और आवश्यक समझे तो न्यायालय अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, ठीक है। और व्यक्ति को आबद्ध कर सकता है, किस चीज के लिए, कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो या फिर साक्ष्य वगैरह दे, ठीक है। इसमें ये पॉइंट्स निकल के आए हमारे सामने। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो पॉइंट 1 अभी हम पढ़ के आए थे ना, उसमें शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में जिसमें ना तो कंप्लेन की गई है और ना इसमें कंप्लेन की एप्लीकेशन को नामंजूर किया गया है। तो कहाँ किसके द्वारा किया जाता है, 215 के 4 में जो अधीनस्थ न्यायालय दिया गया है ना, उसके द्वारा किया जा सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो दे रखा है ना, उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है इस धारा में कंप्लेन पर जो साइन वगैरह किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, परिवाद करने वाला जो न्यायालय है, यानी जो कंप्लेन कर रहा है, हाईकोर्ट हो, ऐसा न्यायालय अगर हाईकोर्ट होगा तो उस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा जिसको कि हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया होगा। या फिर इसके बाद अगर कोई अन्य मामला है, अदर मैटर है, तो उसमें न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा या फिर ऐसे ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा जिससे कोर्ट रिटर्न में ऑथराइज्ड करे, ठीक है। आई बात समझ में। और यहाँ पे जो कोर्ट का अर्थ क्या था, जैसा कि ऊपर बता रखा था, इसमें न्यायालय का अर्थ जो होगा, कोर्ट का जो मतलब होगा वो होगा जो सेक्शन 215 में दे रखा है। तो आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन 379 को रीड विथ करना चाहिए, रीड विथ करना चाहिए किसके साथ में, 215 के साथ में, क्योंकि ये सेक्शन बार बार बोल रहा है हमको कि भाई 215 तो इसके साथ हमको इसको कनेक्ट करके पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 380 बोलता है अपील, वही प्रोविजन है जो 341 है सीआरपीसी का। अपील किस संबंध में की जा रही है, तो अभी देखते हैं हम इस वाले सेक्शन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। 380 का क्लॉज 1, 380 का क्लॉज 2। तो यहाँ जो 380 का क्लॉज 1 है उसमें बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर हाईकोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय ने 379 के क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में परिवाद करने से अगर मना कर दिया तो परिवाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है उस कोर्ट में अपील कर सकता है। कहां पे अपील कर सकता है, जहां परिवाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है उस कोर्ट में अपील कर सकता है। और वरिष्ठ जो न्यायालय होते हैं, जो बड़े मतलब जैसे एक होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट और एक उनके ऊपर वाले कोर्ट, तो जो ऊपर वाले कोर्ट होते हैं उनके द्वारा पक्षकारों को सूचना देने के बाद परिवाद यानी कि कंप्लेन को वापस लेने के डायरेक्शन वगैरह दे सकता है। और ये बताएगा कि परिवाद करने पर अगर उसने कंप्लेन करी तो सेक्शन 379 के प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और इस धारा में आदेश अंतिम होगा, मतलब फाइनल ऑर्डर होगा। कैसा होगा ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर होगा। और साथ में उसका पुनरीक्षण उसके बाद में नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो आ जाइए सेक्शन 381 पे। सेक्शन 381 बोलता है खर्चे का आदेश देने की शक्ति, और ये वही सेक्शन है जो 342 होता है सीआरपीसी में। जो न्याय संगत हो ऐसे आदेश देने की शक्ति होगी, मतलब खर्चे के संबंध में ऐसे आदेश दिए जाएंगे जो उनको सही लगता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 382। सेक्शन 382 बात करता है कि वही सेक्शन है जो 343 है सीआरपीसी का, जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया, यानी जहां मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस वगैरह ले लेता है वहां पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। तो इस मामले में पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों की तरह कार्यवाही की जाएगी। तो प्रिकॉशन हो जाता है ये वाला कि भाई किस तरीके के मामलों की तरह यहाँ पे कार्यवाही की जाएगी। तो पुलिस रिपोर्ट पे जो संस्थित मामले होते हैं उनकी तरह यहाँ पे कार्यवाही की जाएगी सेक्शन 382 पे। और मजिस्ट्रेट के सामने जब बात आती है कि कोई मामला उस कार्रवाई में हुआ, उसके विरुद्ध अगर अपील लंबित है, मतलब अपील चल रही है, पेंडिंग है और वो ठीक समझता है, तो मामले की जो सुनवाई होती है, हियरिंग होती है, उसको किसी भी प्रक्रम पर स्थगित कर सकता है जब तक कि अपील पूरी नहीं हो जाए। जैसे ये चल रही है, इसको किसी भी प्रक्रम पर यहाँ पे इस किसी भी प्रक्रम पर उसको क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है जब तक अपील पूरी न हो जाए, ठीक है। सेक्शन 383 देखिए, वही सेक्शन है जो 344 है, किसका, सीआरपीसी का। मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी कि समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे कितने पॉइंट है, यहाँ पे है 4 पॉइंट। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जेएम फर्स्ट को, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको कि हम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बोलते हैं, उसको और सेशन कोर्ट को लगे कि ऐसी कार्यवाही के जो साक्षी है, मतलब जो विटनेस है, उसने क्या किया है, जानबूझकर, मतलब अपनी मर्जी से जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, और या फिर उसका क्या किया है, उसको गढ़ा है, फॉर्बिटेड करा है उसको, तो फिर इसका क्या किया जाएगा, संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए, समरी ट्रायल की जानी चाहिए। तो वो अपराध का संज्ञान करेगा, कॉग्निजेंस लेगा इसका मतलब,
और कारण लिखते हुए यानी रीजन रिकॉर्ड करते हुए अपराध का संक्षिप्त विचारण क्यों ना किया जाए। मतलब वो बताएगा सामने वाले को कि भाई जो आपके खिलाफ ये अपराध बन रहा है इसकी समरी ट्रायल क्यों नहीं की जाए। ऐसा पूरा अवसर देने के बाद उसका क्या कर सकेगा, समरी ट्रायल कर सकेगा और उसको 3 मास तक के, क्योंकि आप जानते हैं ना भाई इसमें जो समरी ट्रायल वगैरह होता है उसमें 3 मास तक के कारावास वगैरह की संबंधित होता है ये वाला जो मामला होता है। तो 3 मास तक के कारावास या 500 रुपए के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। फिर बोल रहा है कि न्यायालय क्या करेगा, समरी ट्रायल जो होता है, संक्षिप्त विचारण जो होता है, उसका जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा फॉलो करेगा। क्या ये हम पढ़ के आ चुके हैं? तो बिल्कुल, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम ये ट्रायल वाले पूरे प्रोविजंस पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारी बीएनएसएस है ना वो अंतिम चरण पर आती जा रही है। तो जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, जो लोग नए जुड़े हैं, वो जाके पहले पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं और साथ साथ इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से जल्दी कवर कर लेंगे। फिर देखिए, जहां कोर्ट इस धारा के अधीन कार्यवाही नहीं करता तो सेक्शन 379 में परिवाद करने की शक्ति पर इस धारा की बात प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब अगर उसने सेक्शन 383 के अंदर कोई कार्यवाही नहीं करी तो इसका इफेक्ट ये नहीं होगा कि भाई सेक्शन 379 में उसकी जो कंप्लेन करने की पावर है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। फिर बोल रहा है अपील की जा सकती है तो आगे विचारण की कार्यवाही अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के अनुसार ही की जाएगी। अगर लगता है कि मामले में अपील की जा सकती है तो जो भी ट्रायल वगैरह की जो प्रोसीजर वगैरह होगा वो अपील और पुनरीक्षण के आवेदन जो होंगे, जो एप्लीकेशंस वगैरह होंगी उनके अकॉर्डिंग ही की जाएगी। फिर बात करते हैं सेक्शन 384 की। सेक्शन 384 वही सेक्शन है जो 345 है हमारे सीआरपीसी का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। जब कंटेम्प्ट किया जाता है, अवमानना की जाती है, जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो हमको सेक्शन 384 बताता है। तो ये बोल रहा है कि जब बीएनएस क्या होती है, भारतीय न्याय संहिता, ये वही है जिसने आईपीसी का रूप ले लिया है। मतलब आईपीसी की जगह पे स्थापित हुई है और इसको हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है यूट्यूब पर। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई उन्होंने बीएनएस नहीं देखा है तो जाके बीएनएस को देखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो बीएनएस है उसके सेक्शन 210, 213, 214, 215 और 267 में दिए गए अपराध किए जाते हैं। ठीक है, धाराएं दे रखी है। इन धाराओं में जो अपराध किए जाते हैं ये अपराध सिविल या क्रिमिनल या राजस्व न्यायालय की दृष्टि में किए जाते हैं, तब न्यायालय अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में रख सकता है यानी कस्टडी में रख सकता है और अभियुक्त को कारण देते हुए मतलब रीजन बताते हुए 1000 रुपए का जुर्माना, और अगर उसने ऐसा जुर्माना नहीं दिया और या फिर देने में देरी की तो 1 माह तक के कारावास को अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कारावास हो गया, कितना दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली चीजें क्योंकि पनिशमेंट्स क्या होता है, जैसे कुछ पनिशमेंट नए जुड़े हैं, जैसे पहले 50 रुपए जुर्माना ऐसे हो जाते थे, लेकिन उन पनिशमेंट को जो जुर्माने वगैरह थे उनको बढ़ाया गया है। तो अब की बार क्या करना है हमको, बीएनएसएस और बीएनएस वगैरह जो है इनके अंतर्गत जो भी जैसे पनिशमेंट दे रखा है ना, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है कि ऐसे प्रत्येक मामले में जिनसे अपराध बनता है, अपराधी ने जो भी कथन निष्कर्ष आदि दिए हैं उन्हें क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, अभिलेखित कर सकता है। फिर बोल रहा है यदि अपराध बीएनएस सेक्शन 267 में है तो अभिलेख में यह दर्शित होगा कि जिस न्यायालय के कार्यवाही में विघ्न डाला गया है, यानी कि कोर्ट अपना काम कर रहा है, उसको काम करने में बाधा उत्पन्न की है, उसका अपमान किया है, या वो जो बैठक वगैरह करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के संबंध में, उनके किसी भी प्रक्रम में किसी भी तरीके का कोई अपमान किया है, कंटेम्प्ट किया है, कोई विघ्न वगैरह डाला है, बाधा डाली है, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें ये दर्शित हो जाएगा कि भाई यहाँ पे दर्शित करेगा, अभिलेख में ये दर्शित करेगा कि भाई यहाँ पे उसने क्या किया, इनका अपमान वगैरह किया है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 385 क्या बोल रहा है।
जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में सेक्शन 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, वहां पे प्रक्रिया। तो यहाँ पे सेक्शन 345 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेक्शन 384, क्योंकि ये जो बात की जा रही है ये तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग की जा रही है, तो इसको काटिए मत, इसको ब्लॉक में डाल के कर लीजिए सीआरपीसी। और हम किसकी बात कर रहे हैं, बीएनएसएस की, तो यहाँ पे आ जाएगा बीएनएसएस के अकॉर्डिंग 384। ठीक है, तो न्यायालय को लगे कि जो मामला है वो 384 में निपटाया नहीं जा सकता है, मामला 384 में नहीं निपटाया जा सकता, तो वो मामला मजिस्ट्रेट को भेज देगा, उसे प्रतिभूति लेने की अपेक्षा करेगा। अगर प्रतिभूति नहीं दी जाती है उसकी, तो व्यक्ति को कस्टडी अभिरक्षा में भेज देगा, और जिसे मामला भेजा जाता है वो जहां तक हो सके इस प्रकार कार्रवाई करेगा कि जैसे कि मामला किस पे संस्थित है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है। सेक्शन 386 कहता है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा, वही सेक्शन है जो 347 है सीआरपीसी का। तो क्या कह रहा है, जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1908 उसमें अपॉइंट होगा, और ये क्या समझे जाएंगे, 384 385 में सिविल कोर्ट समझे जाएंगे, यानी कि इनको सिविल न्यायालय समझा जाएगा। सेक्शन 387 बोलता है, यहाँ पे आपको क्या याद रखने की चीज है, ये जो एक्ट है ना इसका सेक्शन और ये याद करने की जरूरत है। इसके बाद सेक्शन 387 बोल रहा है माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। तो जब न्यायालय किसी अपराधी को कोई बात करने से इनकार करने या ना करने, या साक्ष्य कोई अपमान करने, या सेक्शन 384 जो 384 था उसमें दंडित करने के लिए न्याय निर्णित किया है, या फिर 385 में मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल के लिए भेजा है, तब अपेक्षा माने जाने व माफी मांगने पर स्वयं ही न्यायालय उसको क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है, और दंड का क्या कर सकता है, परिहार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 388 बोलता है सेक्शन 349 सीआरपीसी, मतलब सेक्शन 388 जो है वही सेक्शन है जो है 349 ऑफ सीआरपीसी। उत्तर देने यानी जवाब वगैरह देने के लिए दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्तियों को कारावास या सुपुर्दगी की बात करता है हमारा सेक्शन 388। तो क्या बोल रहा है कि जब क्रिमिनल कोर्ट को लगे कि न्याय इनके समक्ष कोई व्यक्ति साक्षी है यानी विटनेस है, दस्तावेज चीज पेश करने के लिए इनको बुलाया गया है, उसके पास कोई वस्तु है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, उनको पेश करने से अगर वो डिनाई करता है, इनकार करता है, किसी भी आंसर वगैरह को देने से इनकार करता है, बिना किसी रीजन के ऐसा करता है, उसको पूरा अवसर दे दिया गया है कि भाई तुम इतने दिन बाद पेश नहीं करते, तो न्यायालय कारणों को लिखते क्या करेगा, उसको 7 दिन का कारावास दे सकता है। कितने दिन का, 7 डेज का कारावास उसको दे सकता है। ये हमारे लिए प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो भी डेट्स होते हैं हमारे, डेज हो गए, अब पनिशमेंट्स हो गए, ये हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 389 बोलता है कि वही सेक्शन है जो 350 है सीआरपीसी का। समन के पालन में, समन का जो पालन किया जाएगा उसके संबंध में साक्षी के हाजिर ना होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया यानी समरी ट्रायल की बात की जा रही है, कि समन करने के बाद भी कोई विटनेस या समन करने के पालन में कोई जो निश्चित समय पर उसको मतलब कोई स्पेशल प्लेस दिया गया था, स्थान दिया गया था, टाइम दिया गया था, उस पर वो हाजिर होने के लिए आबद्ध था, लेकिन बिना न्याय संगत कारण के, बिना उचित कारण के अगर वो हाजिर नहीं होता है, इनकार करता है, चला जाता है, या फिर न्यायालय को लगे कि उसका न्याय हित में होना आवश्यक है, तो ऐसे साक्षी का क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। और उसको समरी ट्रायल क्यों नहीं किया जाए, इसके लिए पूरा अवसर दिया जाएगा कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा समरी ट्रायल क्यों ना किया जाए, और फिर उसको अवसर देने के बाद 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर आ जाइए सेक्शन 390 पर। ये जो अभी हम सेक्शन पढ़ के आए थे 383, 384, 388 और 399, 4 सेक्शंस की बात कर रहा है। इनमें जो दोष सिद्धियां की गई है उनके में अपील के संबंध में जो प्रोविजंस है वो बता रहा है। तो ये जो अपील है उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें ऐसे न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री या आदेशों की सामान्यतः अपील होती है, मतलब जनरल अपील की बात कर रहा है कि जहां पर उन कोर्ट्स के द्वारा जो अपील की जा सकती है वहां पे इनकी अपील होती है। ठीक है, फिर अपील न्यायालय निष्कर्ष को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, कम भी कर सकता है, उलट सकता है उसको। उसके बाद लघुवाद न्यायालय जो होता है उसके द्वारा जो दोष सिद्धि की गई है उसकी अपील जो होगी वो सेशन न्यायालय में होगी। ठीक है, फिर सेक्शन 386 बोलता है डायरेक्शन के अनुसार रजिस्टर्ड और सब रजिस्टर्ड कौन होंगे, सिविल कोर्ट होंगे। अभी हम पढ़ के आए थे, कहाँ पे हमने पढ़ा था इसको, 386 में हमने पढ़ा था। जो रजिस्ट्रार्ड और सब रजिस्ट्रार्ड होते हैं वो सिविल कोर्ट होते हैं। उनकी अपील उस सेशन खंड के न्यायालय में होगी जिस खंड में
मतलब जिस डिवीजन में वो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो होते हैं उनका ऑफिस वगैरह स्थित है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए इसका लास्ट सेक्शन क्या बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो है सेक्शन 352 ऑफ सीआरपीसी। कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उसके द्वारा विचारण न किया जाना। तो इस धारा के अनुसार 383 और 384, 388 और 399 इनमें दिया गया या इनसे भिन्न हाईकोर्ट जज से भिन्न कोई जो भी जज होगा सेक्शन 215 में दिए गए किसी अपराध के लिए विचारण नहीं करेगा। जब वह अपराध उसके समक्ष उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है तो न्यायिक कार्रवाई के दौरान ऐसे मजिस्ट्रेट और जज के ध्यान में उसको लाया जाएगा। ठीक है, बड़ी बात नहीं है, जस्ट हमको एक बार ध्यान रखनी चाहिए ये वाली बात कि कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण नहीं किया जाना। ठीक है, तो ये तो बात हुई आज हमारे चैप्टर नंबर 28 की। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 28। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 29 आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बारे में किया जाता है, निर्णय। क्योंकि किसी भी कार्यवाही में जो क्या होता है, निर्णय सबसे प्रभावी रूप रखता है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रोसीजर चला, आरोप विरचित किए गए, ट्रायल वगैरह की गई, साक्षी को पेश किया गया, सम्मन किए गए, वारंट किए गए, तो इनका कुछ कंक्लूजन तो निकलना चाहिए ना। तो ये सारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो कहाँ पे निकलेगा, निर्णय में निकलेगा। क्या निकला इन सब चीजों का, भाई उन जो जज साहब थे उनको क्या लगा इन सबको देखने के बाद, तो ये सब हमको निर्णय में देखने को मिलता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा चैप्टर नंबर 29 के संबंध में आएगा, जिसमें हम बात करेंगे निर्णय के संबंध में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 28 को देखने के बाद एक बार आपके ऐप से चैप्टर 29 को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कीजिए कि भाई हमको उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्ट को एक बार बीआर एक्ट को गो थ्रू करके आ सकते हैं इसके साथ में। और जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज अपने साथियों के साथ इसको जोड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आपको कैसा लगा। और आपको इन सबकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा, डी लॉ क्लासेस की ऐप है, डी लॉ क्लासेस की ऐप है, वहां से आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डी लॉ क्लासेस की ही टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके टेलीग्राम पे है, जो कि डी लॉ जंक्शन के अंतर ही है, डी लॉ क्लासेस के अंतर्गत ही है। आप वहां जाके डीएम करके पूछ सकते हैं कि मैम इस तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है, यहाँ पे काफी सारे आपको माइनर एक्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, माइनर एक्ट्स मिल जाएंगे। अगर ओल्ड देखना चाहते हैं तो आईपीसी वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई हम एक बार दोबारा आईपीसी सीआरपीसी को गो थ्रू करना चाहते हैं समझने के हिसाब से, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।